नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन जोन में। इस लॉकडाउन की स्थिति में पुनः मैं आप लोगों के बीच से जो है कुछ ऑनलाइन क्लास लेके आया हूं। तो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें जो है आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान कीजिएगा। आइए आप लोगों के बीच जो है एक ज्योग्राफी का छोटा सा टॉपिक है ग्लोब चैप्टर से, जिसमें कि अक्षांश देशांतर के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले ग्लोब जो है इसकी आकृति कैसी होती है इसके बारे में जानेंगे। तो ग्लोब पूरी तरह से गोल नहीं होता है, ये एक जियोड आकृति का होता है, इसको चतुष्फलकीय भी कहते हैं। लेकिन हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी जो है नारंगी की तरह गोल है, तो ये एक बेसिक मान्यता है, परंतु ऐसा है नहीं। अब आइए इसमें कुछ अक्षांश देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। ये जो बीच में आपको देख रहे हैं एक लाइन खींची हुई है, इसको कहते हैं 0 डिग्री यानी इक्वेटर। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। एक्चुअली पूरा भूमि के मध्य में खींचा गया है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इक्वेटर नाम हो गया। और एक इसका नाम है जिसको हम लोग प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका नाम लिख देते हैं। विषुवत रेखा, ठीक है, 0 डिग्री। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इंग्लिश में इक्वेटर लाइन याद रखेगा। ऊपर जाएंगे तो ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये आपको नॉर्थ हो गया। 23.5 डिग्री नॉर्थ। सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप, ऊपर जो है यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव। और ये जो है ये हो गया आपको दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये जो है विषुवत रेखा जो पूरा ग्लोब के बीचों बीच खींचा गया है, ये पूरा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाले क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले जो पार्ट है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ऊपर उत्तरी ध्रुव है तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध, और नीचे दक्षिणी ध्रुव है तो इसको दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में भी कुल अक्षांश रेखा जो है 90 है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी जो है कुल अक्षांश रेखा 90 है। तो 90 + 90 हो गया आपको 180, और एक ये 0 डिग्री इक्वेटर, तो 181 जो है कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है। तो उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश की रेखा की संख्या कितनी हो गई? तो 90, यहाँ लिख देते हैं 90। मतलब अगर यहाँ 0 डिग्री से बात करें, 0 डिग्री से, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच कुल 90 अक्षांश रेखा। ठीक है, और फिर यहाँ से नीचे अगर हम देखेंगे यहाँ तक दक्षिणी ध्रुव तक में, तो इधर भी कुल 90 अक्षांश रेखा। तो 90 + 90 180, और एक ये बीच वाला +1, तो हो गया कुल 90 + 90, 90 + 90 + 1 = 181। ये आपको कुल जो है अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई। अब इसमें कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं की ही बात करेंगे हम, टोटल को नहीं पढ़ना है। जैसे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इसका नाम हो जाता है आपको कर्क रेखा, जिसके बारे में आपको पता है कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिसमें कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और इससे जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये हो जाता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका नाम हो गया आपको आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। ठीक, इसी तरह से नीचे भी आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो 23.5 डिग्री अक्षांश जो है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक ना, नहीं तो दोनों तरफ 23.5 ही है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। पूछता है क्वेश्चन कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा कर्क रेखा के नाम से। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा मकर रेखा के नाम से।
ठीक है। और ये यहाँ पे हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये हो जाएगा आपको, ऊपर था आर्कटिक रेखा, यहाँ पे हो जाएगा अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा एक्चुअली है कि ग्लोब में उत्तरी ध्रुव के पास जो है आर्कटिक महासागर स्थित है। इसी महासागर के नाम पे इस रेखा का नाम रखा गया है आर्कटिक रेखा। और नीचे अगर देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव के पास जो है आपको अंटार्कटिका महादेश है, जिसको कि महासागर भी कहता है, क्योंकि इस पे 98% भाग जो है जल है, और जल जो है बर्फ के रूप में जमा हुआ है, तो इसलिए इसको कोई जो है महादेश कहता है और कोई महासागर कहता है। तो एक्चुअली मान्यता मिला है इसको महादेश के रूप में। तो यहाँ पे है अंटार्कटिका महादेश, तो इसलिए अंटार्कटिक रेखा, ठीक ना। अब बात करते हैं, कुल अक्षांश हो गया आपको यहाँ से ऊपर कितना 90, यहाँ से नीचे 90, तो 90 90 180 और एक ये विषुवत वाला तो 181, ठीक ना। अब इसी प्रकार से देशांतर रेखा भी है, तो देशांतर के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं कि ये अक्षांश रेखा का काम क्या होता है। तो अक्षांश रेखा का बेसिकली काम है तापमान का निर्धारण करना, ठीक है, और समय का निर्धारण करना, ठीक ना, सॉरी समय का नहीं, तापमान का और जलवायु का निर्धारण करना। समय का निर्धारण करना काम है देशांतर रेखा का, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। आइए अब अक्षांश रेखा के बारे में कुछ और जानकारी थोड़ा सा है, उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ये एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर। इसको 111 नहीं पढ़िएगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा, 1 याद रखना है, ठीक है, यानी 111 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर पूछ दे कि देखिए ये दो लगातार अक्षांश की बात हो रही है, अगर इसी को आप गैप ले लीजिएगा तो फिर उसका अलग हो जाएगा, तब 111 दूनी 222 किलोमीटर हो जाएगा, लगातार होना चाहिए, ठीक ना। और अगर हम देखें कि पूरा जो है ग्लोब का निर्माण हुआ कैसे है, तो अक्षांश और देशांतर दोनों के कटने से जो है ग्लोब का निर्माण हुआ है, ठीक ना। तो आइए अब देशांतर रेखा को भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव था आपका, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। ये आपका ग्लोब बन के तैयार हो गया। तो अब देशांतर रेखा की भी कुछ बात कर लें। और हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से छूटा था कि हमारा इंडिया, कभी पूछता है कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपको पता है कि हमारा भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, मतलब यहाँ पे हमारा इंडिया, ठीक ना। तो उत्तरी गोलार्ध और इधर पूरब होता है ईस्ट वेस्ट, इधर नॉर्थ पोल था नॉर्थ, इधर साउथ। तो यहाँ आप देख लीजिए इंडिया कहाँ पे स्थित है। तो हमारा भारत जो है, वैसे उत्तरी गोलार्ध भी बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप बोलना चाहते हैं तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत, जो कि यही कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिसके लिए एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़ ना, मिजोरम मित्र, उसको भी देख लीजिए एक बार, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक ना। इस पे देखिए सब ट्रिक है ये, मतलब भारत जो है, भारत बोलते हैं कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, इसके लिए एक ट्रिक है। तो देखिए, मी से हो गया आपको मिजोरम, ठीक है, त्रो से हो गया त्रिपुरा, पो से हो गया पश्चिम बंगाल, मतलब, और ये रो से हो गया आपको राजस्थान, ठीक ना। और गो से हो गया गुजरात, फिर मो से हो गया आपको मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, और झार से हो गया झारखंड। तो 8 राज्य हो गया, गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड, ठीक है। ये 8 राज्य देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक ना।
ये आप जो है याद रखिएगा। पूछ देता है कभी क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है या फिर गुजरती है, तो इसको अगर आप याद रखते हैं तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक ना। आइए आगे बात करते हैं देशांतर रेखा से ना। तो देशांतर रेखा ये आपको 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक ना। और यहाँ पे आपको जो है इंग्लैंड के ग्रीनविच से, मतलब यूके लंदन ना, इंग्लैंड के ग्रीनविच से होके जाती है, जिसको कि समय के निर्धारण में भी उपयोग में लाया जाता है, ठीक ना। यहीं से देखा जाता है कि हमारा जो है टाइम जोन जो है कुल 24 टाइम जोन में जो विभाजन किया गया है। तो अगर ये ग्रीनविच से कोई भी देश पूरब की ओर होता है तो उसमें जो है आपको 5.5 डिग्री का जो है, ये 5.5 बोल रहे हैं, 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगर पूरब की ओर हुआ तो 5.5 डिग्री का अंतर होगा। मतलब 1 डिग्री आगे बढ़ने पे 1 डिग्री पूरब जैसे बढ़ेगा, 1 डिग्री पूरब की ओर जाएगा, इसमें 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक ना। 1 डिग्री पूरब जाने पे 4 मिनट का अंतर होता है। तो अगर भारत का देखें तो 82.5 डिग्री पे जो है, भारत जो है 82 डिग्री टाइम जोन पे स्थित है। तो इसको अगर आप गुना कीजिएगा 4 से तो कितना हो जाएगा? अब इसको जो है आप जो है इसको घंटा में बदलिए, घंटा में बदलिएगा तो आपको कितना हो जाएगा? ये आप एक देख लीजिए, जैसे 82.5 डिग्री पे हमारा जो है भारत का टाइम जोन स्थित है। तो वहां से अगर हम देखें कि इधर जो है 4 से गुना किए, मतलब 1 डिग्री बढ़ने पे जो है 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 82.5 डिग्री पे है भारत, इसलिए 4 से मल्टीपल किए तो आपको ये 328 आया। तो ये 328 मिनट में आया है, ठीक ना। इसको अब हम घंटा में बदलने के लिए जो है 60 से भागा दे दिए तो हो गया आपको इतना आवर, मतलब घंटा। तो लगभग इसको जो है 5.47 हुआ है, लेकिन इसको 5.5 घंटा जो है मान के लिया जाता है। तो अगर हम देखें इंग्लैंड से, ठीक ना, यूके से, और यहाँ इंडिया से देखें अपना भारत से, तो इसके टाइम में अगर अंतराल देखा जाए तो 5.5 घंटे का जो है अंतराल होता है। कितना का? 5.5 का। 5:30 जो है आवर का अंतर पाया जाता है भारत और इंग्लैंड के टाइम के बीच, ठीक ना। तो यही रीजन है, ये जो है आपको समय का जो जोन इसके कारण ही होता है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा देशांतर रेखा की संख्या की बात कर लें। तो जिस प्रकार अक्षांश रेखा में हमने देखा था 90 उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक बीच में विषुवत रेखा, तो टोटल मिला के 181 हुआ था। कहीं कहीं देखिए होता क्या है, अक्षांश में जो है ये 0 डिग्री वाले जो अक्षांश रेखा होता है तो उसको नगण्य माना जाता है। मतलब 0 डिग्री नहीं, ये क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल पे जो अक्षांश रेखा स्थित है इसको नगण्य माना जाता है, और साउथ पोल पे जो अक्षांश रेखा है इसको भी नगण्य माना जाता है। तो ये दोनों को काउंट नहीं किया जाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपको 181 जो हुआ था टोटल, तो उसमें से 2 कमी हो जाएगा, 181 - 2 हो जाएगा, मतलब कितना? 179 हो जाएगा। तो अगर आपके ऑप्शन में 179 रहेगा तो आपको वो सही मारना है, ठीक ना, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाले अक्षांश रेखा को नगण्य माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो वो एक जो है रेयर केस है, उसको उतना ध्यान नहीं दिया जाए। जनरली अगर आपको पूछेगा कितना होता है अक्षांश रेखाओं की संख्या पूरी ग्लोब में, तो आपको 181 देना है, ठीक ना। उसी प्रकार से देशांतर रेखा की अगर बात करें कितना होता है, तो यहाँ से आप जो है बीचों बीच एक देख लीजिए काल्पनिक रेखा, यहाँ से इधर टोटल होता है आपको 180। कितना? मतलब पश्चिमी देशांतर की अगर बात करें तो पश्चिमी देशांतर हो जाता है 180, ठीक ना, और प्लस पूर्वी देशांतर इधर भी होगा, तो पूर्वी देशांतर में भी हो जाता है आपको कितना? 180। तो टोटल हो जाएगा कितना? टोटल की अगर बात कर लें तो 180 360 हो जाएगा। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो उसमें उस स्थिति में 360 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्वी देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? यहाँ से इधर केवल तो 180
और पश्चिमी देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 180। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 180, 180, 360। उसी प्रकार से कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 90 + 90 + 1, ठीक ना, 181। उत्तरी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो केवल 90। दक्षिणी अक्षांश की कितना है, तो केवल 90, ठीक है। तो अब बात एक और पॉइंट है जहाँ क्वेश्चन पूछता है कि जिस प्रकार हम यहाँ देखें कि दो लगातार या दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो देखिए ये दोनों समांतर है तो हर एक जगह 111 किलोमीटर ही होता है, लेकिन देशांतर में अगर बात करें तो इसकी दूरी अलग अलग होगी। लेकिन आप इस प्रकार से है ना, यहाँ पे दक्षिणी, यहाँ पे उत्तरी, यहाँ पे सबसे अधिक होगा, मतलब ये 0 डिग्री पे जो है सबसे अधिक दूरी होगा। कितना होगा, तो 111.3 अधिक होता है, मतलब किलोमीटर। 111 किलोमीटर तो इसका था ही, इसमें 0.3 किलोमीटर अधिक हो जाता है। तो दो लगातार जो है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो देखिए दो दूरी होता है, एक सर्वाधिक होता है और एक न्यूनतम होता है। तो सबसे अधिक कहाँ पे, तो विषुवत रेखा पे, कितना, तो 111.3 किलोमीटर। सबसे कम कहाँ पे, न्यूनतम, तो दोनों ध्रुव पे, उत्तरी ध्रुव पे भी 0 किलोमीटर हो जाता है और दक्षिणी ध्रुव पे भी हो जाता है 0 किलोमीटर, ठीक ना। तो उत्तरी ध्रुव पे 0 किलोमीटर, दक्षिणी ध्रुव पे, ये न्यूनतम दूरी हो गया दो देशांतर रेखा के बीच की। और सबसे अधिक कहाँ पे, तो विषुवत रेखा पे, भूमध्य रेखा पे, कितना, तो 111.3 किलोमीटर। बस जनरली इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर बात करें पृथ्वी के घूर्णन की, तो देखिए पृथ्वी में दो तरह की जो है गति होती है। एक जो है अपने अक्ष पे, ये 23.5 डिग्री अक्ष पे घुमा हुआ है, ये भी जानकारी होना चाहिए। कितना, 23.5 डिग्री पे जो है झुका हुआ है। साढ़े 23 डिग्री पे जो है पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक है। और अगर पृथ्वी के घूर्णन की बात करें तो ये जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर घूमती है। और जब ये पृथ्वी के घूर्णन गति की बात करें तो दो तरह की घूर्णन गति, एक तो अपने अक्ष पे घूमता ही है और अक्ष पे घूमने के साथ साथ जो है परिक्रमण पथ पर भी घूमता है, ठीक ना। जिस प्रकार लट्टू घुमाते हैं तो वो लट्टू अपने स्थान पे घूमने के साथ साथ जगह परिवर्तन करके भी घूमता है। तो दो गति, एक दैनिक गति और एक जो है उसका, तो देखिए, और ये अक्ष पे घूमने के साथ साथ अगर परिक्रमण गति भी करता है, परिक्रमण गति भी कर रहा है, तो दोनों के कारण ही जो है दिन और रात होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, वर्षा होता है, मानसून होती है। ये सारी घटनाएं, जितना भौगोलिक घटनाएं हैं, सारे के सारे जो है पृथ्वी के दोनों गति के कारण होता है, घूर्णन गति और दैनिक गति। तो बात करेंगे अगला चैप्टर में हम लोग जो है उसके बारे में। अभी ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग देखिए इसको, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमें जो है प्रमोट कीजिए आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद देखने के लिए।